जगन्नाथपुर नामक एक गांव था। वैसे तो गांव के सभी लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन गांव में एक धीरज नाम का अमीर जमींदार रहता था। वो बहुत ही घमंडी आदमी था। वो थोड़ी थोड़ी बातों पर गांव के किसानों का मजाक उड़ा करता था। रास्ते चलते गांव की औरतों को छेड़ा करता था। एक दिन जमींदार अपने खेतों की तरफ से आ रहा था। उसी रास्ते में मोना नाम की एक लड़की मिली। क्या बात है मोना, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? लगता है गांव में रहने का मन नहीं होता है। कहीं और घर बना लिया है क्या? जमींदार साहब, हमारे खेतों को तो आप गिरवी रखे हुए हैं और जो भी हम कमाते हैं उसका ब्याज भरने में ही हमारा सारा धन खत्म हो जाता है। और यहाँ कमाने खाने का ठिकाना नहीं है और आप गांव छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। तुझे कितनी बार समझाया है, मुझे ताना मत मारा कर। और वह तो मेरा व्यापार है, तूने पैसे भी तो लिए थे खेत गिरवी रखने पर। आपको भी मैंने कितनी बार समझाया है, रास्ता चलते छेड़ा ना करो। सुबह सुबह तुमसे बात करके सारा दिन खराब हो गया। इसी तरह आए दिन जमींदार लोगों को छेड़ा करता। गांव के सभी लोग जमींदार की इस हरकत को जानते थे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं कहता था। एक हफ्ते पहले एक रामू नाम का आदमी अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ रहने आया था। उनका एक बेटा था जो 15 साल का था, जिसका नाम टीनू था। टीनू अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी जी, शाम हो गई है, अभी आपने खाना नहीं खाया? बेटा, अभी रामू को आ जाने दो, आज बहुत समय हो गया, अभी भी नहीं आया, साथ में ही खाना खाएंगे। टीनू और दादी आपस में बात कर रहे थे कि तभी पत्नी शारदा बोली, अरे आप परेशान ना हो, रामू जी घर आ गए हैं, सभी मिलकर खाना खाएंगे। सब लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। सभी मिलकर खाना खा रहे थे। तभी टीनू बोला, पिताजी, माँ खाना कितना स्वादिष्ट बनाती है ना। खाना तो गांव के ढाबे पर भी ऐसा नहीं मिलता है। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जी तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अगले दिन रामू बिना खाए ही काम पर चला जाता है। फिर शारदा टीनू से बोलती है, टीनू बेटा, जा दादी का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे पापा को खाना देने जा रही हूँ। आज वो भूखे ही चले गए, बस मैं खाना देकर जल्दी लौट आऊंगी। शारदा रामू के लिए खाना लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में जमींदार ने उसे देखा। शारदा दिखने में बहुत सुंदर थी। जमींदार उसे ललचाई आंखों से देख रहा था। जैसे ही शारदा जमींदार के पास से गुजरती है कि तभी जमींदार बोला, अरे ओ लड़की, तुझे इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, कौन हो तुम? मैंने भी आपको नहीं देखा, आप कौन हैं? मुझे नहीं जानती, मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मुझे तो गांव का हर आदमी जानता है, तो तुम क्यों नहीं जानती हो? अच्छा, नमस्ते जमींदार साहब, मेरा नाम शारदा है। मुझे नहीं मालूम था कि आप यहाँ के जमींदार हैं। मैं तो इस गांव में अभी अभी रहने आई हूँ। मुझे आए हुए बस एक हफ्ता ही हुआ। मेरे पति किसान हैं, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। मैं अपने पति के पास उन्हें खाना देने जा रही हूँ। ठीक है जमींदार साहब, अब मैं चलती हूँ, उन्हें भूख लगी होगी, काफी समय भी हो गया। ये शारदा तो सच में कितनी सुंदर है। इसे किसी साधारण किसान की पत्नी नहीं होना चाहिए। ये तो मुझ जैसे अमीर जमींदार की पत्नी बनने लायक है। लेकिन लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाए तो उसको भी किस्मत ही कहते हैं। ऐसा बोलकर जमींदार अपने घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ शारदा रामू के लिए खाना लेकर खेत में पहुंची और बोली, अजीब, बहुत हो गया काम। आप तो सुबह से काम में ही लगे हैं और खाना लेकर आना भी भूल ही जाते हैं। अब खाना खा लीजिए, आकर बाद में काम कर लीजिएगा। रामू ने अपनी पत्नी शारदा के हाथों का खाना खाया और उसकी बहुत तारीफ की और उससे बैठकर बातें की। उसके बाद शारदा घर वापस लौट आई। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन रामू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। रामू अपनी किसानी का काम छोड़कर माँ की देखभाल में लग जाता है। रामू जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उन्हें जल्दी डॉक्टर को दिखाना होगा, वरना दिक्कत और बढ़ जाएगी। शारदा की बातें सुनकर रामू सोच में पड़ गया। उसको इतनी चिंता में देख शारदा रामू से बोली, अजय, आप क्या सोच रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए। मैं 4-5 सालों में थोड़े बहुत रुपए अपने घर बनाने के लिए बचा कर रखे थे।
वही रुपए लेकर माँ का इलाज कर लेंगे हम लोग। शारदा की बात सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए चला जाता है। डॉक्टर ने रामू की माँ को देखा और रामू से बोला, देखिए भाई, आपकी माँ के पेट में सूजन और लीवर में इन्फेक्शन है, तो मैं आपको 7 दिनों की दवा दे रहा हूँ। उसके बाद आप दोबारा से दिखाना आकर। डॉक्टर साहब, हमारी माँ जी कितने दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी? देखो रामू, तुम्हारी माँ जी के पेट में दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए तुमको अपनी माँ का लगातार इलाज कराना होगा, तभी तुम्हारी माँ को आराम मिल पाएगा, वरना उनकी बीमारी बढ़ भी सकती है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सभी दवा दे दीजिए, मैं इनका पूरा इलाज करवाऊंगा। रामू अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर घर आता है और रामू की माँ रामू से बोली, अरे रामू बेटा, तुमको मेरी इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम लोग तो अपनी जमा पूंजी भी मेरे इलाज में लगा रहे हो। मेरा तो अब जाने का वक्त आ गया है। मुझे और मेरी बीमारी को लेकर इतना परेशान मत हो। अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपका जीवन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता हूँ। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकते, लेकिन ये तो जानती हूँ ना कि सिर्फ तुम ही हो कमाते हो जिससे अपने घर का गुजारा कर सकते हो। अगर हमारा इलाज कराओगे तो हमें अपने बीवी बच्चों को कैसे पालोगे बेटा? ठीक है माँ जी, आप आराम करो। अब मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ, और हाँ, कोई भी दिक्कत हो शारदा को जरूर बता देना। रामू इतना कहकर घर से बाहर निकल जाता है और उधर जमींदार जो शारदा से मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था, जब उसे पता चला कि शारदा की सास की तबीयत ज्यादा खराब है, तो उसे शारदा के पास जाने का नया बहाना मिल गया और वो शारदा के घर के लिए निकल पड़ा। शारदा, सुना है तुम्हारी माँ जी की तबीयत खराब है, अब ठीक है या नहीं? और तुम्हारा क्या हाल है? ठीक सुना है जमींदार साहब, हमारी सासू माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन मैं दवा ले आई हूँ, अब उनका इलाज चल रहा है। शारदा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। देखो, तुम्हारा पति रामू इतना नहीं कमाता है जिससे वह तुम्हारी माँ जी की बीमारी का इलाज करा सके, और हाँ, वह तो बस इतनी कमाई से अपने घर का गुजारा ही कर पाता है। शारदा, क्यों न तुम भी कुछ काम करो जिससे माँ जी के इलाज के लिए रुपया आ सके। मेरे घर में तो काम वाले की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जमींदार जी, अभी मेरे पति काम कर ले रहे हैं, जिससे मेरा घर और माँ जी की दवाइयों का गुजारा चल रहा है। अभी मेरे पास कोई भी समस्या नहीं है, और हाँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। शारदा जमींदार की बातों से समझ चुकी थी कि जमींदार की नीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो जमींदार की बातों को टाल देती है। जमींदार इतना सुनकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रामू की माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, और जब रामू के पास अपनी माँ का इलाज करने के लिए रुपए भी नहीं बचे थे, जितना कुछ था पास में वो सब अपनी माँ के इलाज पर लगा चुका था। रामू थक हार कर गाँव के मुखिया के पास मदद के लिए जाता है। मुखिया जी, मेरी माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे माँ के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, और मेरे पास जितना भी धन था सारा इलाज में ख़त्म हो गया है। आप मुझे कुछ धन उधार दे दें, मैं जल्द ही काम करके आपका धन चुकता कर दूंगा। रामू, तुम जानते हो पिछले साल मेरी सारी फसल खराब हो गई थी और मेरे पास इतना धन भी नहीं बचा था कि मैं अपना बीज बो सकूं, लेकिन ये मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, अगर तुम चाहो तो ये रख लो, और जब तुम्हारे पास हो तो तुम मुझे वापस कर देना। लेकिन इन कुछ पैसों से तुम्हारा काम तो चलने वाला है नहीं, लेकिन अगर तुम गांव के जमींदार के पास मदद मांगने जाओगे तो वह तुमको रुपए जरूर दे देगा। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी का मैं देख लूँगा। इतना बोलकर रामू अपने घर आ जाता है और अपनी माँ का इलाज कराता है, लेकिन कुछ ही दिनों में रामू के पास के पैसे खत्म हो जाते हैं और उसे और पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो मजबूरन जमींदार के पास मदद मांगने के लिए जाता है और कहता है, जमींदार जी, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, कृपया आप मुझे पैसे उधार दे दें तो मैं आपका पैसा ब्याज समेत जल्दी चुकता कर दूंगा। ठीक है रामू, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। तुम मुझसे अपनी माँ के इलाज की ज़रूरत के लिए रुपए ले सकते हो,
और जब तुम्हारे पास हो जाएं तो तुम मुझे बिना ब्याज के ही पैसे वापस कर देना। मुझे तुमसे कोई ब्याज नहीं चाहिए रामू। रामू खुश होकर अपने घर चला जाता है। उधर जमींदार मुस्कुराकर सिर्फ शारदा के बारे में सोच रहा था। रामू अपनी पत्नी शारदा को बताता है कि जमींदार से रुपए ले आया हो और अपनी माँ को लेकर शहर इलाज कराने के लिए चला जाता हो। कुछ ही दिनों में रामू की माँ का स्वास्थ्य पहले से सही हो गया और वो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। रामू जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? रामू जी, अभी हमारे घर की हालत सही नहीं है। माँ की दवाओं का खर्चा और घर का खर्चा इतना है कि आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप बोले तो मैं भी कोई ना कोई काम शुरू कर दूं। वैसे भी घर पर ही पड़ी रहती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन काम क्या करोगी? यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम कर सको। रामू जी, मैं गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा करने की बात की है। जब तक अपने घर के हालात सही नहीं हो जाते, झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे ही कमा लिया करूंगी। रामू शारदा की बात मान जाता है। दोनों रोजाना काम पर निकल जाते हैं और काम करके अपने अपने घर का गुजारा करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जमींदार रामू से बोला, अरे भाई रामू, अब तो तुम्हारी माँ जी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया है। अब तो तुम पैसे चुकता करने की सोचो। हाँ जमींदार साहब, मैं आपके पैसे जल्द ही चुकता कर दूंगा। अभी माँ की कुछ दवाइयाँ चलती हैं जिसमें मेरा सारा पैसा चला जाता है जमींदार साहब। ठीक है, लेकिन अगर तुमको ज्यादा पैसे की आवश्यकता हो तो शारदा को मेरे यहाँ झाड़ू पोछा के काम के लिए भेज सकते हो, क्योंकि वह दूसरों के घर में जैसे काम करती है वैसे ही मेरे घर में भी करेगी। मैं उसको उनसे 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे काम करने वालों की आवश्यकता है। ठीक है जमींदार साहब, जैसा आप कहें। मैं शारदा से पूछकर आपको बताऊंगा जमींदार साहब। इधर ठरकी जमींदार अपना काम बनाने में लगा था और उधर रामू का परिवार बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में गुजर रहा था। और रामू को नहीं मालूम था कि जमींदार की नीयत उसकी पत्नी पर खराब है। शाम को जब शारदा घर आई, रामू ने उसे बताया, शारदा, जमींदार आज रास्ते में रोककर रुपए मांग रहा था और मुझसे बोला अगर रुपए ना दे पाओ तो शारदा को मेरे यहाँ झाड़ू पोछे के काम के लिए ही भेज दो, जिससे मेरा रुपया भी चुकता हो जाएगा। रामू जी, जमींदार को थोड़ा वक्त दो। अगर मान जाएगा तो हम दोनों मिलकर पैसे चुकता कर देंगे। वैसे भी मैं बाकी 2 जगह तो काम कर ही रही हूँ। शारदा, अगर रुपए समय पर चुकता नहीं किया तो वह जमींदार हमसे हमारा घर भी छीन लेगा। जमींदार बहुत ही गंदा आदमी है। अगर मैं राजू जी को जमींदार की सारी सच्चाई बता दूं तो वो मुझे कभी काम पर नहीं जाने देंगे। अगर मैं वहाँ काम पर नहीं गई तो वो हमारा घर हड़प लेगा। ठीक है, मैं कुछ दिन जमींदार के यहाँ काम कर लेती हूँ। पैसे चुकता होने के बाद वहाँ से काम छोड़ दूंगी और फिर कहीं भी नहीं करूंगी। सुबह होते ही शारदा जमींदार के घर काम करने के लिए निकल जाती है। जमींदार शारदा को अपने घर पर काम करता देख बहुत खुश हो गया और अपनी पत्नी कमला से बोला, कमला, शारदा से ज्यादा काम मत लेना। बेचारी अपने पति का कर्जा चुकता करने के लिए काम करने आई है। इसे ऐसा ना लगने देना कि ये नौकरानी है। हाँ, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। तुम्हें अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उससे नौकरानी बनाकर ही लाए हो, अपनी बीवी नहीं। समझ में आया तुमको? मालकिन, बताइए मुझे क्या काम करना है। मैं झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, तो तुम हो वही शारदा जो अपनी पति का कर्ज उतारने के लिए काम करने आई हो। ठीक है, जाओ जाकर रसोई में पड़े बर्तन धो दो। और हाँ, जमींदार साहब से कम बातचीत करना और दूरी बनाकर ही रखना। कमला की बातें सुनकर शारदा अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और शारदा जमींदार के यहाँ काम करने आती है। जमींदार उसे लालची नजरों से देखता रहता, लेकिन सुनीता कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। वो अपने काम पर ध्यान देती। एक दिन शारदा रसोई में काम कर रही थी कि तभी जमींदार शारदा के पास आ जाता है और उससे बोला, क्या करूं शारदा, मैं तो तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे आगे मजबूरी है जो तुमको घर के काम करने पड़ रहे हैं।
इतना बोलकर जमींदार शारदा का हाथ पकड़ लेता है और शारदा उसे अपना हाथ छुड़ाती है कि तभी वहाँ से जमींदार की पत्नी कमला आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। शारदा, ये सब क्या हो रहा है? क्या बात है? कुछ नहीं कमला, मैं तो रसोई में पानी लेने आया था तो शारदा पानी दे रही थी। ठीक है, आप जाओ, मैं पानी लाती हूँ। कमला को शारदा और जमींदार पर पहले से ही शक था, तो कमला गुस्से में शारदा से बोली, शारदा, मैं सब समझ रही हूँ। तुम यहाँ पर काम करने आई हो तो काम पर ध्यान दो, और ज्यादा दिमाग खराब किया तो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगी। मालकिन, जमींदार साहब मुझे पीछे वाले घर में बुलाते हैं और मुझे उल्टी सीधी बातें करते हैं। ठीक है शारदा, अब तुम फालतू की बातें मत करो। तुम सीधे घर जाओ और जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करोगी। चलो जाओ घर अपने। शारदा अपने घर के लिए जा रही होती है कि तभी रास्ते में जमींदार मिल जाता है। क्या हुआ शारदा, अभी भी वक्त है, मान जाओ मेरी बात। और वैसे भी मेरी बीवी कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगी, वो तो मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है। ठीक है जमींदार साहब, वैसे भी गरीबों को हमेशा अमीरों की बात माननी ही पड़ेगी। कर्ज जो ले रखा है आपका। अगले दिन शारदा जमींदार के पीछे वाले घर में चली जाती है। हाँ जमींदार साहब, बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या काम है? अरे शारदा, तुम इतनी पागल हो? अकेले में बुलाने का क्या काम होता है भला? अच्छा जमींदार जी, ये बताइए, मेरे पहले और भी कितने लोगों को आप यहाँ बुला चुके हैं? शारदा, यहाँ पर तो मैं बहुत लड़कियों को बुलाया है। वह हरिया की लड़की वह भी आ चुकी है और जग्गू की बीबी भी यहाँ पर आ चुकी है और भी बहुत सी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जमींदार जी, आप ये बताइए, जो आप गांव वालों की जमीन अपने नाम करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं? वह तो मैं गैर कानूनी तरीके से लोगों की जमीन हड़पता हूँ, इसके बाद उन्हें मजबूर करता हूँ। मालकिन, ओ मालकिन, अब आप बाहर आ जाइए। अब तो अपने पति की सारी करतूत सुन ली है आपने। शारदा की आवाज सुनते ही जमींदार की पत्नी कमला कमरे में आ जाती है और उसके साथ में एक पुलिस वाला भी था, जिसे जमींदार की बीवी जमींदार को पुलिस के हवाले कर देती है और गांव वालों की हड़पी हुई जमीन भी गांव वालों को वापस कर देती है।